platform for my audience, for my business maybe. आपको लोगों को रिजल्ट बताएंगे। Results तो आते हैं। तो जब रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आप जो हाइपोथेसिस लेके बैठे हुए हो वो कोई काम किया है? मैंने बोला सही क्या है गलत क्या है, मैं तो बोल रहा हूँ चला के टेस्ट कैंपेन रन करके देखो, प्लेटफॉर्म बताएगा। अगर आपको एक बात और नोटिस होगी, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट से इस बात नहीं कर रहा हूँ। इंडिया में जितने भी लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं वो सारे पैसे वाले हैं, एटलीस्ट पैसे को लेकर डिसीजन रखते हैं। क्योंकि वो उस एज ब्रैकेट में फॉल करते हैं, हाँ वो है प्रॉफिट्स। हाँ, और वो इंडिया में नहीं बाहर भी बहुत सारी कंट्री में, यूएस को छोड़ देते। यूएस में भी एक एज ग्रुप है जो अभी भी इसको यूज़ करता है, जो बहुत ही अल्ट्रा प्रीमियम है, उनके फिर प्लेटफॉर्म अलग है। ये 2024 का है वैसे। लेकिन गायब तो नहीं हो गए होंगे, कम हुए होंगे, गायब तो नहीं हुए होंगे। हाँ थोड़ा बहुत। तो अब क्वेश्चन ये है कि एक इंडियन यूज़र कितना टाइम स्पेंड करता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर? 146 मिनट्स। मैं यही कॉपी करते एवरेज। और ये हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग है। सोशल मीडिया और ये एवरेज है, इससे ज़्यादा स्पेंड करने वाले लोग भी हैं, इससे कम मैं 6-7 घंटे वालों को भी जानता हूँ। एग्जैक्टली। जो घर में कई जनानियां पड़ी हुई है ना, वो दिन भर फोन ही देख रही है। काफी ओल्ड एज पीपल ऑल्सो। नहीं, ओल्ड का तो समझ में आता है। हाँ। मैं बात कर रहा हूँ आप एक प्रोडक्टिव एज में हो। अब प्रोडक्टिव इन द सेंस जरूरी नहीं कि आपको पैसे के हिसाब से ही प्रोडक्टिव दिखना है आपको। आप जैसे मान लो आप लोग मदर हो, अगर आपका दिमाग शार्प नहीं होगा तो आपके बच्चों को कैसा होगा? अगर आप प्रोडक्टिव सेंस में नहीं सोचते, आपके बच्चे क्या सोचेंगे? आपको अभी नजर नहीं आएगा, जब वो 20, 22, 25 के पहुंच जाएंगे तब आपको नजर आएगा। क्योंकि बच्चे वो नहीं करते जो हम बोलते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम कर रहे होते हैं। देखकर ज्यादा ग्रैब कर लेते हैं। हाँ, वो देख रहे हैं ना कि आप क्या कर रहे हो। तो ये सेम ही सेंस है। तो जो आप जैसे मैं अभी मान के चलूँ, फॉर एग्जाम्पल 50-60 तक बंदा प्रोडक्टिव होता है, और बहुत सारे लोग 60-70 के बाद भी प्रोडक्टिव है, क्योंकि एक्चुअली काम से ही हमारी लाइफ का मीनिंग निकल जाता है। अगर आप काम नहीं करोगे तो लाइफ का मीनिंग खत्म हो जाएगा। तो लाइफ का मीनिंग जब निकल रहा है, और अब वो आप घर में बैठे सिर्फ यही करना है, और बच्चे जब आपको ये देखेंगे और बच्चे वो करेंगे, तब आप बच्चों को डांटने वाले कौन बनते हो? आप नहीं होते बच्चों को डांटने वाले जब आप खुद यही काम कर रहे हो। तो यहाँ से पॉइंट ये है कि आपका जो प्रोडक्टिव टाइम है, अगर आप वो प्रोडक्टिव टाइम सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आप इकोनॉमी में, फैमिली में, पर्सनल लेवल पे हर जगह पे काम कर रहे हो। और एक तो कोट है कि इफ यू आर नॉट अर्निंग देन यू आर स्पेंडिंग और वेस्टिंग। या तो टाइम वेस्ट कर रहे हो या स्पेंड कर रहे हो, अगर आप अर्न नहीं कर रहे हो। तो अब अर्निंग के जरूरी मेथड नहीं है कि आप जॉब करके अर्न कर रहे होते हो। खासकर मैं फीमेल के केस में बात करूंगा। फीमेल घर में किस तरह से चीज़ों को मैनेज करती है, वो भी बहुत बड़ी सेविंग होती है, और वही एक तरह की अर्निंग है। तो अर्निंग के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप कैश में ही कमा रहे हो। तो आप घर में किस तरह चीज़ों को ऑप्टिमाइज करते हैं, कितने कम रिसोर्सेज में कितने बेटर तरीके से काम कर लेते हैं, वो भी अपने आप की एक डिफरेंट अर्निंग है। क्योंकि सर्वाइव करने जब खर्चे करने वाले, तो भाई मैं देख रहा हूँ कि लोग लाख रुपए का भी घर में खर्चा कर देते हैं डेली से राशन पानी है बाहर जाके खाने में। और भाई कई लोग ऐसे भी हैं जो 5,000 में पूरा फैमिली पल जाती है जिनकी। तो वो भी एक डिफरेंट टाइप की अर्निंग है। चलो वो एक डिफरेंट कॉन्वर्सेशन हो जाएगी। अब ये बात कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अब लोग इतना भी स्पेंड कर रहे हैं, लोग इससे ज़्यादा भी स्पेंड कर रहे हैं। जो लोगों की जीवन लीला ही इसे चल रही है, आज की दुनिया से हर कोई इन्फ्लुएंसर बना फिर रहा है। अच्छा, कैंसर वो कितना टाइम स्पेंड करते होंगे सोशल मीडिया पर? वो साइकोलॉजिकल बीमार हो जाते हैं। वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली अपने आप को देख रहे हैं, कॉन्स्टेंटली लोग क्या कर रहे हैं, अरे मैं ये मिस कर रहा हूँ, अरे मैं वो मिस कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो पागल हो रहे हैं और डेस्परेट हो रहे हैं। तो
बट हमारा जो कोर पर्पस है डिस्कशन का वो है रेवेन्यू का, है ना। तो हमें देख के चलना कि जो किस तरीके के लोगों को किस तरीके की चीज़ें दिखाई जा सकती है। इन शॉर्ट में अगर मैं बात करूँ कि अगर जो इन्फ्लुएंसर वाली पार्टी है, जो डेस्परेट वाली पार्टी है, उनको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। नए आइडियाज़ की हो सकती है, गैजेट्स की हो सकती है जिससे वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेंगे, और नए आइडियाज़, गैजेट्स, और शायद कौन उनको स्पॉन्सर कर दे, इस तरह की चीज़ों की हो सकती है। और बेसिकली ये डेटा दिखाने का पॉइंट ये भी है कि आप ये देखो कि जब आप एडवर्टीजमेंट की बात करते हो तो आपको कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे कंसिडरेशन करनी चाहिए एटलीस्ट। कंसिडर कौन से प्लेटफॉर्म करो। ये नहीं जो सब फेसबुक से आता है जी मैं किसी और को टच ही नहीं करूँगा। भाई देखो बाकी को भी टच करना आना चाहिए, बाकी को भी तो पकड़ के देखिए, ये भी तेरे रिस्पॉन्स ला सकते हैं। जैसे स्नैपचैट है, एक्स है, लिंक्डइन है, इस पे भी आप कर सकते हो। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा स्नैपचैट पे कौन लोग हैं। तो सर ये कैसे समझे? ये अपने अराउंड में ऑब्जर्व करो। ये मतलब बहुत लिमिटेड डेटा है ऐसा कहीं जो कोई टूल, कोई कोई स्ट्रेटजी, या ये ग्राफ्स हैं? नहीं देखो, ये सब जो ग्राफ है ये आप भूल जाओगे। लेकिन जैसे आज तुमने ये सब चीज़ें वर्ड सुने, अब तुम अपने आसपास देखते हो। जैसे मेरे को लगता था शायद मेरे को स्नैपचैट यूज़ करता ही नहीं है। पिछले साल मेरी कज़न आई थी यहाँ पर, तो हम यहाँ से वॉक करते घर जा रहे थे, तो उसने बोला, अब उसको कॉल आया, अरे मैं तेरे को स्नैपचैट पे भेजा है, तेरे को स्नैप भेजा, स्नैप बोल रही है स्नैप, मैं स्नैपचैट चलता है। कहते आपको पता ही नहीं है। जिस कन्वेक्शन से उसने वो वर्ड बोला, तो मुझे पता चला कि यंग जनरेशन पॉपुलर है। क्योंकि मुझे पता नहीं है, तो मैं तो देखता हूँ मेरे अराउंड में तो जितनी एटलीस्ट जिस एज ग्रुप में मैं रहता हूँ उसमें तो किसी को नहीं पता। मैं शिकार हुई थी। मेरे आसपास में जब 18-19 साल के बच्चे थे तो उन्होंने पर्पसली मेरे फोन में डाउनलोड करवाया था। नहीं, मैं जस्ट ये बात कर रहा हूँ कि आपको ये पता चला आप किस एज ग्रुप के लोग हैं और वहाँ पे किसकी टारगेटिंग करोगे। वहाँ पे आप स्टडी अब्रॉड की टारगेटिंग करोगे, क्योंकि स्टडी अब्रॉड के बच्चे कितने होते हैं, 20, 21, 22 साल, 23, मैक्सिमम 24 साल तक के होते हैं। क्योंकि जैसे कोई जॉब वाली लाइफ में आता है तो स्नैपचैट तो उड़ जाता है, क्योंकि उसके मतलब का बचा नहीं। स्नैपचैट है डेली की बीसी करनी है ना जिसने भी जिंदगी में, और वो डेली बंदे कर सकते हैं, काम वाले बंदे तो नहीं कर सकते डेली की डेली पोस्ट डालते रहो, क्योंकि उसमें पोस्ट ही 24 घंटे टिकती। वो रास्ते में डॉगी दिख गया, उसकी फोटो खींच ली, कोई समोसा खाया उसकी फोटो भेज दी। मतलब उसमें सिर्फ पोस्ट ही 24 घंटे टिकती है। मुझे भी ये तब पता चला, मैं क्या चलो मैं भी जरा देखूं क्या होता है स्नैपचैट। मैंने इंस्टॉल करा और मैंने देखा, उसने फिर मेरे को बताया भैया आपकी पोस्ट है 24 घंटे टिकेगी। क्यों? मैं कैसे क्यों? कहते ये तो स्नैपचैट का गेम। तो अब इसीलिए वो लोगों को पोस्ट डालने का एक वो है, वो भी नहीं, एक Just बार that. ओपन करने के बाद दोबारा भी नहीं खुलती है। एक बार आपने इमेज देख ली फिर दोबारा नहीं खुलेगी। अच्छा, किसी और की पोस्ट देख के दोबारा देख सकते हैं? नहीं, वो जो आपको भेजेंगे आप वही देख सकते हैं, पर अच्छा। जिन्होंने आपको भेजी भी है वो वन टाइम व्यूइंग के लिए ही है सर। अब वो क्या है, मतलब वो लोगों को क्या कर रहा है कि ज्यादा फोटोज डालो फोटो ताकि लोग पसंद भी ज्यादा करते एंगेज करने के लिए उस प्लेटफॉर्म पे बेसिकली। अब ये बच्चे कर सकते हैं, बट जो जॉब या किसी काम धंधे के लाइन में है, वो उसका इतना टाइम तो ना तुम्हारी वोटिंग डालता रहेगा पूरी जिंदगी को। तो अब इतने बेले लोग जब जहाँ पर है, आप वहाँ पे किस तरीके की ऐड चला सकते हो और डिफरेंट तरीके की ऐड चला सकते हो। मैं सिर्फ ऐड प्लेटफॉर्म के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अब हमें ये समझना कि एक्स पे कितने तरीके के लोग हैं, ट्विटर पे एक्स पे कौन से लोग हैं। सर वहाँ पे वो लोग जाते हैं जो अपने विचार और मतलब जो इंटेलेक्चुअली अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। होते नहीं। होते नहीं। होते नहीं होते वो तो खैर प्लेटफॉर्म नहीं जानता होगा, लेकिन मुझे इतना लगता है कि वहाँ पे जो इंटेलेक्चुअली अपने तक एकदम जो पॉलिटिशियंस भी तो उसी हाँ मतलब इंटेलेक्चुअल वाला, जिन्होंने अपने विचार एकदम बड़े लेवल पे एकदम, कीड़ा होता है जिनको इंटेलेक्चुअल। या ये कह लो कि जो 5 स्टार प्रॉपर्टी में क्लब की मेंबरशिप लेके बैठे होते हैं ना, उस टाइप के लोग बैठे। चिल्ड्रन बिल्डर पार्टी भी है, लेकिन
उस साइड के लोगों की बातें ज़्यादा चलने में आती है। या आप न्यूज़ चैनल में जब भी देखते हो तो ट्विटर में उन लोगों की बातें चल रही होती हैं जो एकदम किसी पोजीशन पे, पोजीशन ऑफ पावर में, इन शॉर्ट। तो अब आपको जब अपना कंटेंट पोस्ट करना है, किस तरीके का कंटेंट है, किस तरीके के बायर्स हैं, किनको कहाँ पोस्ट किया जा सकता है, तो ये प्लेटफॉर्म हम उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन कर रहे हैं। अब लिंक्डइन की बात आएगी, लिंक्डइन में कौन लोग होंगे? खाली प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स क्या होता है? Agents. Professional जॉब Business जॉब basically, ओनर्स, Seekers. बिजनेस ओनर्स, कंपनी Agencies. जॉब सीकर्स भी होंगे। HR वाले होंगे। 90% या 99% वो लोग होंगे जो अपने आप को किसी ना किसी एक्सपर्टीज के साथ रिलेट करते हैं, ताकि उनकी एक्सपर्टीज को लेके कोई चीज़ ढूंढ रहा हो तो उनसे कनेक्ट। तो वो कहीं ना कहीं अवेलेबल हो जाए। क्योंकि बेसिकली लिंक्डइन की जो फाउंडेशन हुई है वो जॉब के पर्पज से ही हुई है कि जो जॉब ढूंढ रहा है, ना कि जॉब मांग रहा है। मतलब मांग भी रहा है और ढूंढ भी रहा है, और वो जॉब सीकर के हिसाब से ही बना हुआ है। तो आपको ये समझ के चलना पड़ेगा जो लोग एसोसिएट करते हैं। अब लाले इन सब चीज़ों से एसोसिएट करते हैं अपने आप को, तो लाले के मिलेंगे आपको वहाँ। बस अब तो उसमें ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट भी डिस्प्ले हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, वो कर रहे हैं, लेकिन मैं बस ये आपसे यहाँ पे इस इंटेंट के साथ ये बात कर रहा हूँ कि आपको ये बताना चाहिए जब मैं ऐड चला रहा हूँ या चला रही हूँ तो मैं किसकी चला रहा हूँ और किसके लिए चला रहा हूँ। किस आपको एक ऑडियंस की बेसिक प्रोफाइल को पता होना चाहिए। ये सारे डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग, हम सब डिफरेंट इंडिविजुअल हैं। मेरे से जो बात करोगे वो अमित से करोगे, नहीं वो ऐसा- जो निशान से बात होगी वो अलग होगी, जो अनु से बात होगी वो अलग होगी। हम क्योंकि हम सबके एक तरह से कोर पर्पस अलग अलग है। हम सारे हैं इंसान ही, बट हमारे कोर पर्पस, हमारा जो थॉट प्रोसेस सबका अलग अलग है ना। और आपको ये पता कि कौन पर्सन किस चीज़ में एक्सपर्ट है, मैं उसी से जाके उसकी बात करूँगी। यही है सेम। ऐसे ही ये सारे जो प्लेटफॉर्म है डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, इनकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी के ट्रेड्स हैं। फेसबुक की ट्रेड अलग है, इंस्टाग्राम की ट्रेड अलग है, व्हाट्सएप की ट्रेड अपनी अलग है, अपनी जो एक्सपर्टीज है वो अलग है, लिंक्डइन की अलग है, स्नैपचैट की अलग है, एक्स की अलग है, यूट्यूब की अलग है, गूगल सर्च की अलग है। तो जब आपको ये पता होगा ये प्लेटफॉर्म किस किस क्वालिटी के लोग हैं, तो आप उसी तरीके, जब आपको वैसा कस्टमर मिलेगा तो आप उसी तरीके से उससे बात करोगे ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके चलता हूँ। एक कैमेलिया के प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे प्रोजेक्ट जा रहे हैं 10-10 करोड़ के। कैमेलिया, मैग्नोलिया, एक प्रोजेक्ट तो शायद 200 करोड़ का भी बिका है उसमें। तो 100 करोड़ की कोई बोल रहा है, लेकिन एवरेज उसकी 40-50 करोड़ की चल रही है। पहले आई थिंक 25 करोड़ था, सिर्फ 5 या 6 साल पहले। एक हमारे क्लाइंट ने सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को टारगेट करना था जो वो प्रोजेक्ट ले सकते हैं, 25 करोड़ के प्रोजेक्ट। कहता मैंने सिर्फ टारगेट ही यही करनी, वो है एक तरह से अल्ट्रा HNI वाली पार्टी उसकी। तो हम बोला अच्छा, तो मैं कहा ये लोग बैठे कहाँ होते, आप मेरे को बोलते रहे हो। तो उसने कहा देखो, मैंने कहा अभी जिन लोगों ने कहता ये तो मुझे नहीं पता कहाँ बैठे थे, कहते बट जिनके लोगों में उनका काम था इंटीरियर करना, और कहते ये लोग जब इंटीरियर करवाए में 2-2 करोड़ का एक घर का इंटीरियर होता है। और कहते हैं हमारा कोर काम है हमें से इंटीरियर टीम को पकड़ना है। अभी हम आर्किटेक्ट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, बट अब मैं डायरेक्टली इनको अप्रोच करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जिन्होंने अभी तक घर लिए हैं वहाँ पर वो लोग कौन कौन हैं, और वो पहले कहाँ रहते थे, कहीं तो रहता होगा ना, अब मूव करना चाहता होगा 25 करोड़ के अपार्टमेंट में। तो उसने कहा सर वो लोग रहते थे जोरबाग में, वो लोग, कई लोग चांदनी चौक से भी आ रहे हैं, कई लोग चौड़ी बाजार से भी आ रहे हैं। तो मैं क्या वो कौन लोग हैं जो लाले हैं वो, कहता नहीं उनकी जनरेशन है, परिवार बढ़ रहा है, घर तो तुम्हारे चांदनी चौक में उतने के उतने ही है, कबूतर खाने जैसे जो बने हुए, लेकिन परिवार बढ़ गया। अब परिवार बढ़ रहा है तो भाई किसी की बीवी फैंसी आती है, वो बोलती है मैं गाँव में रहना रहूँगी, तो वो बाहर निकलना चाहती है वहाँ से, और वो पता ही बाहर निकलना चाहता है। और अब सबने काम धंधे बढ़ भी गए होंगे, मतलब एक परिवार है, अब एक दुकान में कितने लोग बढ़ जाएंगे, लिमिट है ना, और परिवार तो बढ़ रहा है अभी।
तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ मूव होंगे। और सेम ऐसे ही जो जोर बाग वाली ऑडियंस है, जो मैं बोलूँगा एकदम तो प्रीमियम इंडस्ट्रियल वाले जो होते हैं ना, मतलब जो शायद हम सुनते ही होंगे, कहीं ट्विटर पे अवेलेबल होते हैं जो लोग, वो तो उन लोगों को आप कैसे पहुंचोगे, आप उनकी इंटरेस्ट कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो मुझे बस उनके ये पता है कि रीज़न क्या क्या है बाइंग के। तो जब उनके बाइंग के रीजंस पता चले कि ये बाइंग के रीजंस है और मोस्टली इन्हीं लोकेशन से आता है, तो हमने उसकी ऐड चलाई यूट्यूब पे, एक वीडियो बना के कि क्या, और जिन जो जो प्रोजेक्ट उन्होंने डिलीवर कर दिए थे उसकी। और हाँ, मतलब शायद हार्डली 25 या 30 हज़ार रुपये लगाए होंगे, हार्डली 25 या 30 हज़ार ऐड बनाने के बाद। और उनको धंधा पता कितने का है, 100 करोड़ का। क्योंकि हमने इतनी ऑप्टिमाइज करके टारगेटिंग चलाई। और 100 करोड़ का धंधा कैसे, बेसिकली उनके पास 15-20 लीड्स आ गई और फिर उनसे रेफरेंस आ गए। तो कहते वो जो कैंपेन के बाद ही लोग उनको जानते थे, उससे पहले उनको जानते नहीं, मतलब उससे पहले कहते मैं बस जो आर्किटेक्ट है उसके बिहाफ पे काम कर रहा हूँ। बट उस क्लाइंट ने मेरे को नहीं बोला ये बात, मुझे दूसरे क्लाइंट के थ्रू पता चली। अच्छा उनका आप चला रहे थे, उनको तो इतने का है। मतलब अच्छा तो इन शॉर्ट में बस पॉइंट ये है कि अगर आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में, और उसके ऐड सिर्फ यूट्यूब पे चलेगी, सिर्फ यूट्यूब पे, अगर आपको ऑडियंस के बारे में जितना ज़्यादा क्वेश्चनिंग आप करते हो, जितना ज़्यादा बेटर समझते हो, और आपको ये पता चलता है कि वो कस्टमर कहाँ हो सकते हैं। अब जो उस लेवल के एग्जीक्यूटिव्स हैं जो 25-25 करोड़ के, या जो ये लाले हैं, ये तुम्हारे लिंक्डइन पे तो नहीं बैठे, तो कहाँ बैठे हैं। आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तब आप इन प्लेटफॉर्म को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे। या ये डिफरेंट जितनी पर्सनैलिटीज हैं, चाहे एक्स कह लो, चाहे स्नैपचैट कह लो, लिंक्डइन कह लो, इंस्टाग्राम कह लो, फेसबुक कह लो, यूट्यूब कह लो, ये डिफरेंट पर्सनैलिटी के लोग हैं और इन डिफरेंट पर्सनैलिटी के इसमें डिफरेंट टाइप की ऑडियंस आती है। तो अब आपको उनको कैसे टैप करना है, आपको वो समझाना चाहिए। ये पॉइंट है पूरा सा। आप इसमें जो 2-2 घंटे स्पेंड कर रहे हैं ना, वो उनमें से भी लोग हो सकते हैं। ये जो अल्ट्रा लग्जरी वाली पार्टी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग और पेड एडवर्टाइजिंग, ये ऐड गूगल की है बट फेसबुक पे चल रही है। गूगल भी अपनी ऐड फेसबुक पे कर रहा है और फेसबुक भी अपनी ऐड यूट्यूब पे कर रहा है, व्हाट्सएप अपनी ऐड रोड साइड बैनर्स पे भी कर रहा है। तो क्या ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जब ऑफलाइन मार्केटिंग का सहारा या दूसरे प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो ऑडियंस उनके प्लेटफॉर्म पे नहीं है, वो ऑडियंस को इधर लेकर के आए। और सर कोई भी स्टोन, मतलब कोई भी जरिए छोड़ना नहीं, ऑडियंस कैप्चर करने, कहीं से भी ऑडियंस हो सकती है। मार्केट में बने रहे, मार्केट में बने रहे, मार्केट में आगे रहें कि भाई हम भी हैं। क्योंकि इनको पता है ये सुप्रीम नहीं है, और अगर ये मार्केटिंग नहीं करेंगे, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं। और उस प्लेटफॉर्म पे तो ऑडियंस है ही है, मेरी ऑडियंस मेरे पास है, पर दूसरी ऑडियंस भी कहाँ पे मैं ला सकता हूँ, मैं वो लिया। तो ये पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है। इसके साइड में एडवर्टीजमेंट के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, स्नैपचैट का दिखा दिया मैंने आपको, बिंग एड्स दिखा दिया, एक्स की अपनी अलग ऐड है, मेटा बिजनेस स्वीट आप लोग जानते हो, लिंक्डइन एड्स है। अब आता है हाउ टू टारगेट योर रेलेवेंट ऑडियंस। तो इस पहले वाले में भी तो वही इससे पहले वाले में क्या था, ये जिसमें आप प्लेटफॉर्म्स बता रहे थे, उसमें मैंने सिर्फ प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म की परसेंटेज बताई है आपको। और आपको ये समझना कि आपकी ऑडियंस है कैसे। ये कैंपेन का बेसिक कैंपेन का स्ट्रक्चर है जो मैं भी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। गोल्स है। ठीक है, जैसे अब आप जब कैंपेन बनाते हो, चाहे मेटा में बना रहे हो चाहे गूगल में बना रहे हो, अब तो खैर सभी ने एक ही जैसा ये सेक्शन कॉपी कर लिए, तो हर प्लेटफॉर्म में
3 जगह पे ही स्टेजेस बनी हुई हैं, कैंपेन, एड ग्रुप कह लो, मेटा की केस में एड सेट है वो, फिर एड्स। इन तीनों जगह पे होता क्या है? ये जो आपने इसमें आप लोग कैंपेन बनाते हो, आप लोगों को पता होना चाहिए। अनु, आपने कैंपेन बनाया तो फिर क्या होता है कैंपेन में, क्या होता है? सर बेसिकली जो हमारा एड सेट वाला लेवल है वहाँ पर हम डेमोग्राफिक्स और कीवर्ड्स पे काम करते हैं, और जो कैंपेन लेवल पे है वो उसमें हम बाकी सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि लोकेशन है या हम बजट कितना यूज़ कर रहे हैं, बिडिंग क्या यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा जो और बाकी सारी बेसिक सेटिंग्स हैं वो हम वहाँ पर असरटेन करते हैं। और एड्स जो है इट्स अबाउट क्रिएटिव, हमारा ऐड किस तरह से, उसका अपीयरेंस, जो ऑब्जेक्टिव है वो सब कैंपेन में, गोल सिलेक्शन में वो सब डिसाइड है। देख देख के याद आ रहा है। नहीं हाँ। सर बेसिकली एड्स में हम लोग एक मेन ऑब्जेक्टिव लेके ऐड चला रहे हैं, उसके अंदर मल्टीपल एड्स बना सकते हैं कि भाई हम अलग अलग चीज़ों को टारगेट करके स्पेसिफिक लैंडिंग पेजेस के लिए, स्पेसिफिक चीज़ों के लिए ऐड चला सकते हैं, ऑडियंस अलग अलग हो सकती है उसके अंदर। फिर एड्स के अंदर जो हम क्या क्रिएटिव लेके चल रहे हैं या उसके लिए जो एड कॉपीज़ हैं वो अलग अलग करके चला सकते हैं। तो इस पर एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल सेगमेंटेशन हम कर सकते हैं। तो उसके थ्रू हम एक कैंपेन के साथ बहुत सारी चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं, अलग अलग, मतलब ए बी टेस्टिंग से कहते तरीके से हम वो कर सकते हैं। चलो, जब भी आप कैंपेन बनाने पे आते हो, कैंपेन अगर हम ऑडियंस के साथ में सोच के चलते हैं तो उल्टा चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप कैंपेन बनाते हो तो सबसे पहले आता है इसका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव है ना, कि सेल्स करनी है, लीड चाहिए कि ऑडियंस चाहिए, ट्रैफिक चाहिए। अवेयरनेस करनी, क्या करनी है, सबसे पहले आप लोग को ये चूज करने के लिए बोलता है। फिर दूसरे लेवल पे आता है कि उसकी जो बेसिक सेटिंग्स है, किसको दिखाना है, या आप कह सकते हो कि आपकी ऑडियंस सिलेक्शन है, कि आपकी ऑडियंस सिलेक्शंस क्या है। अब आप उसमें डेमोग्राफी टारगेटिंग करते हो, आप उसमें डिवाइस की टारगेटिंग करते हो, आप उसमें फ्रीक्वेंसी कैपिंग लगाते हो, आप उसमें इंटरेस्ट कैटेगरी डालते हो, आप उसमें कीवर्ड्स डालते हो, आप उसमें नेगेटिव कीवर्ड्स डाल देते हो। ये डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म वैरी करती हैं, और आप उसको टारगेट कर सकते हो। या कुछ प्लेसमेंट्स को आप एक्सक्लूड कर सकते हो कि भाई मुझे इस जगह अपनी अपनी ऐड नहीं दिखानी। ये सब चीज़ें होती है तुम्हारे नॉर्मली एड ग्रुप या एड सेट लेवल पे, है ना। अब तीसरा आता है कि तीसरा जो सेक्शन है, अब दिखाना किसको है या दिखाना क्या है, क्या है, क्या दिखाऊंगा इसमें एड्स। लेकिन जब आप इसको ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो ऑडियंस को बाकी दो चीज़ों से तो लेना देना ही नहीं है। ऑडियंस का पर्सपेक्टिव क्या है, मेरे को क्या मिल रहा है, तो उसके सामने प्रेजेंट क्या हो रहा है, हम मैं जो देख रहा हूँ उसमें मेरे लिए क्या है। मेरे को इसमें से क्या बेनिफिट मिल सकता है, मेरे को क्या अच्छा मिल सकता है, बस मेरे वजह से मतलब है। पीछे का कोई भी एल्गोरिथम चल रही है उससे कस्टमर से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। तो जो एंटरटेनमेंट वाला सेगमेंट है वो बहुत बड़ा है, लेकिन एंटरटेनमेंट वाला सेगमेंट आने वाले टाइम पे मेरे ख्याल से एब्सोल्यूट खत्म हो जाएगा। तुम लोगों को एंटरटेन करके पैसा थोड़ा कमाओगे। मे बी आज की डेट में यूट्यूब जैसे पैसे दे रहा है, कोई कहता है इंस्टाग्राम से कंटेंट क्रिएटर बन जाओ पैसे मिल जाएंगे। भाई जब हर कोई कंटेंट क्रिएटर बन जाएगा तो कितना पैसा बांट देगा, और पैसा तब बांटेगा जब उसको पैसा आएगा। तो अगर तुम्हारा सिर्फ एंटरटेनिंग कंटेंट है और पैसा नहीं आ रहा तो फिर क्या किसको पैसा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क आ जाएगा कि भाई 1 लाख या 2 लाख व्यूज होंगे तो तेरे को कुछ पैसे देंगे, नहीं तो तेरे को पैसे भी नहीं देंगे। एक ऐसा बेंचमार्क मुझे ऐसा लगता है, प्रोबेबिलिटी लगती है कि वो आ सकता है। क्योंकि जब हर कहीं कंटेंट बनता है, हर कुछ ही कंटेंट बनता है एंटरटेनमेंट के पर्पज से बनता है, बट एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट कभी भी स्केलेबल नहीं है, वो स्केल नहीं कर सकते। जैसे आप छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर्स को आप देख रहे हो, वो एंटरटेनमेंट तो कर रहे हैं बट उससे क्या होगा। अब जैसे जैसे एज बढ़ेगी, अभी यंग में तो आप एंटरटेनमेंट बहुत कर लेते हो, एज बढ़ेगी फिर क्या होगा। अगली जनरेशन अगले मैं बोल रहा हूँ जो आपके बायर्स हैं, जैसे एंटरटेनमेंट का जो एक्चुअल कंज्यूमर है वो किसी का सगा नहीं है।
वो आज तुम्हारा एंटरटेनमेंट पसंद आ रहा है, कल किसी और का वहाँ चला जाएगा। हम्म, और सभी एंटरटेनमेंट बना रहे हैं तो इतने ज़्यादा लोग पिकी हो जाएंगे और कंटेंट क्रिएटर इतने ज़्यादा पागल हो जाएंगे कि मैं कैसे टेंशन ग्रैब करूँ। ठीक है। तो या तो वो अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे होंगे, हर कुछ कंटेंट बनाएंगे या टेंशन ग्रैब करने के चक्कर में, क्योंकि जो कंटेंट का कंज्यूमर, एंटरटेनमेंट का कंज्यूमर, तो सगा ही नहीं किसी का। अब यूनिक आइडिया आ गया, कुछ आ गया, उसका देख लिया उसका तो देख वो कब तक देखते रहोगे यार, मतलब फिजिबल नहीं। और कर भी लोगे उसमें, मतलब प्रोडक्ट क्या है, लिया। प्रोडक्ट क्या है जिस पे आप स्केल करोगे। आप अगर एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आप अपनी 10 कॉपियाँ बना लो, और 10 कॉपियाँ बना लो तो अगर 10 डिफरेंट का कंटेंट दिखा दो, क्या मतलब उसका एंड गोल क्या निकल जाएगा। लेकिन जहाँ आपके पास प्रोडक्ट है, जो एक मैं बोलूँगा बिजनेस ट्रेडिशनल वे में जैसे बिजनेस चला आ रहा है, प्रोडक्ट है, तो आप कंटेंट क्रिएटर बने भी हो तो उससे प्रोडक्ट तो बिक रहा है, रेवेन्यू तो आ रहा है, और आप अपनी जगह रिप्लेस करके किसी और को पकड़ा सकते हो। लेकिन कंटेंट तो, प्रोडक्ट तो बिकेगा ना, प्रोडक्ट बिकेगा तो उसका कुछ वर्थ निकल के आएगी, और आज मेरी वर्थ निकल के आ जाएगी। और मेरी डिपेंडेंसी यूट्यूब पे नहीं होगी, वो व्यूज़ दे रहा है तो मेरे को पैसे आएंगे। वो उसने मान लो यूट्यूब कल बना दे या फेसबुक कल के कोई डेटा ऐसे ला दे, 10 लाख से ऊपर व्यू होंगे तभी हम कुछ पैसे लेंगे, तभी हम मोनेटाइजेशन के लिए एप्लीकेबल हो। तो क्या होगा इनका, और ये पागल हो जाएंगे कि अभी हम 10 लाख से ऊपर व्यूज आने हैं, हमें 1 करोड़ व्यूज आने हैं, तब ये कैसे कैसे हरकतें कराएंगे, करनी पड़ेगी, नहीं तो कौन ध्यान देगा इनका। और फिर हर कोई कर रहा होगा सेम चीज़। तो ये ऐसी वॉर है जैसे प्राइस वॉर है, प्राइस वॉर कभी खत्म ही नहीं हो सकती। आप जितने भी अच्छे बन जाओ, कोई ना कोई ऐसा आता है जो एकदम सड़े हुए रेट लेके आता है और मार्केट डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। ये चीज़ ऐसी है कंटेंट क्रिएशन वाली। तो यहाँ पे पॉइंट ये था कि हमारा जो ऐड का कंटेंट है वो कैसा है, वो मीनिंगफुल है तो लोग कनेक्ट भी करेंगे, याद भी रखेंगे, रेफर भी करेंगे। एंटरटेनमेंट का तो बस पर्सनली लगे रहेंगे और वेस्ट कर देंगे। तो आप जब कंटेंट बना रहे हो तो आपको थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि आपका जो कंटेंट है वो किस लेवल का है, और वो सारी ऑडियंस को कैटर करता है, क्योंकि सारी ऑडियंस को कैटर करने वाला कंटेंट एंटरटेनमेंट होता है। और एंटरटेनमेंट में लोग देख लेते हैं पर ट्रस्ट नहीं करते। चाहे आप कह रहे हो कि मेरी ऑडियंस 18 से लेकर 40 के बीच की है या 18 से लेकर 30 के बीच की है, तो ये मैं इससे भी नीचे एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो आप कहते हैं स्टडी अबाउट मेरा कंटेंट है और 18 साल से लेके 17 साल से लेके 24-25 साल तक के लोग मेरे बायर्स हैं, तो क्या सबको आप एक ही कोर्स दिखाओगे? सबका अलग कोर्स है। और जो मास्टर डिग्री पहुंच गया या जो पीएचडी करना चाह रहा है उसका अलग है। अब जो आईटी से रिलेटेड कुछ देखना चाह रहा है वो डिफरेंट कोर्स दिखा रहा है, तो वहाँ से एमबीए थोड़ा कुछ चिपकाते रहोगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो कंटेंट है वो सभी के लिए नहीं है, बहुत कम लोगों के लिए। तो अगर आपने सिर्फ स्टडी अबाउट लगा के हर कुछ चला दिया तो मे भी एंटरटेनमेंट का पार्ट हो सकता है, बट उसमें एक्शनेबल कुछ नहीं है, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं है, वो सबके लिए हो सकता है, बट मेरे लिए क्या है। तो वहाँ पे आपकी एड काम आएगी। अब आता सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या? सर गूगल के अलावा, मतलब सर्च इंजन्स के अलावा जो है फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, इन सब पे प्रमोट करना। किसी से आप सोच के कनेक्ट हो पाए ऐसा प्लेटफॉर्म, या आप कुछ भी बात कर सकते हैं किसी से 1-to-1 पर्सनल या पब्लिक में। डिजिटली कनेक्ट तो मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, प्लेटफॉर्म से आप किसी से पब्लिकली कनेक्ट करके अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सकें कि सामने वाला समझ जाए कि हाँ अच्छा है, बेच सके प्रोडक्ट को अपने आप। सोशल मीडिया मार्केटिंग तो मुझे लगता है आज चीज़ें शायद गाँव में पता चल चुका होगा क्या होती है। सोशल मीडिया क्या होता है वो तो सबको पता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है वो एक अलग चीज़ है। और मार्केटिंग का मेन मीनिंग सिर्फ पैसे स्पेंड करना ही नहीं है, अवेयरनेस पैदा करना भी तो है।
इंफॉर्मेशन किसी के जा रही वो भी मार्केटिंग है। जैसे एक बहुत पहले एक बच्चे का गाना आया था, बचपन का प्यार, सुना था आपने? एक छोटा सा बच्चा था गाँव का, हाँ। उसका वो गाना बड़ा मशहूर हुआ था। बचपन का प्यार। तो फिर उस पे बादशाह ने गाना बना दिया उस बच्चे को लेके, वो चीज़ पॉपुलर हुई और उसी के नाम को इनकैश किसने कर दिया? बादशाह ने, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, क्योंकि उसको बच्चा ये चीज़ चल रही है, अब चल रही है, इस चीज़ पे जब कोई दूसरा रिकमेंडेशन आएगा वो किसका आएगा? अगर किसी पे 1 बिलियन व्यूज़ आ गए हैं और दूसरे नंबर पे कोई नहीं है, तो दूसरे नंबर पे आप उसका गाना ले आते हो और उस बच्चे को भी ले आते हो। राइट। 1 बिलियन में से तुम्हें 1 मिलियन ही मिल रहे हैं एक दिन में, तो वो मार्केटिंग का पार्ट है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग है। बट वो है कि किसी के नाम का बेनिफिट किसी और तरीके से लेना, या किसी पॉपुलर चीज़ का बेनिफिट किसी और तरीके से लेना, वो मार्केटिंग का पार्ट है। मार्केटिंग बेसिकली है क्या? आपके ब्रांड के बारे में आपके कॉम्पिटिटर, मार्केट में मीडिया, आपका स्टाफ, आपकी टीम, आपके लोग, जितने भी लोग हैं क्या सोचते हैं। अगर आप इस चीज़ को 100% कंट्रोल कर पाते हो, इस सारी कम्युनिकेशन को, तो आप एक्चुअल मार्केटिंग कर रहे हैं। आप ले पड़ा किसी बात। मतलब अपना ब्रांड का ये मैसेज बहुत इतने अच्छे से broad है। बताना सामने वाले को कि जो जो कंपटीटर हो, चाहे आपके इन हाउस कोई भी टीम है, वो पूरा समझ पा रही है कि हाँ मैं जो चाह रहा हूँ बताना, वो समझ पा रहे हो सब सामने वाला। मैं स्कूल के एग्जाम्पल से बताता हूँ, क्योंकि स्कूल मुझे लगता है हम सब पर्सनली भी जा चुके हैं और हम बच्चों के इसमें भी जा ही रहे हैं। अगर एक स्कूल ये चीज़ कंट्रोल कर पाता है कि उसका स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, उसका टीचिंग स्टाफ, उसके पेरेंट्स जिन्होंने बच्चों डाला है, और उनके स्टूडेंट्स, उनके कॉम्पिटिटर, या मार्केट में जो मीडिया वाले जब भी कोई भी न्यूज़ पब्लिश करेंगे तो क्या पब्लिश करेंगे या क्या लैंग्वेज में पब्लिश करेंगे, अगर स्कूल इस चीज़ को कंट्रोल कर पाता है 100%, तो वो राइट मार्केटिंग कर रहा है। मार्केटिंग का मतलब ये है कि मेरे बारे में लोग और क्या सोचेंगे, बाकी लोग क्या सोचेंगे, और एग्जैक्टली वही सोचना चाहिए जो मैं चाहता हूँ ये सोचें। एक और एग्जांपल तो मैं इसको बताता हूँ, थोड़ा ज़्यादा नहीं, मैं वो उसको और बेटर तरीके से आप लोग रिलेट कर पाओगे। मामा अर्थ वाले की स्टोरी आई थी, सुना आप लोगों ने मामा अर्थ की स्टोरी? हाँ, ये कि वो एक मतलब मदर और बच्चे के इन्फेक्शन से वड़ा पाव गर्ल की स्टोरी सुनी तुम लोगों ने? दिल्ली में हाँ, दिल्ली में एक वो बिल गेट्स जिसके बाद चाय के लिए पीने आता है, जीप निकाल के जो चाय पिलाता है, वो नागपुर का ही बंदा, मैं गया उससे पी हुई चाय मेरी इसे मिला और से। तो ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली क्या है? मार्केटिंग। ये मार्केटिंग का एक मेथड है। मार्केटिंग अपने आप बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। मार्केटिंग बेसिकली अपने आप को पब्लिसाइज करना है। आप अपने आप को एज ए इंडिविजुअल भी बोल सकते हो, एज ए बिजनेस से बोल सकते हो, इस तरीके से पब्लिसाइज करना कि आपको उससे कमर्शियल वैल्यू है। मामा अर्थ की स्टोरी में मैं बताता हूँ, उससे रिलेट कर पाओगे। मामा अर्थ वाले ने अपने ब्रांड को लाया कैसे? जब कॉस्मेटिक के हज़ारों ब्रांड्स चल रहे हैं, तो हमारे ब्रांड को कौन पूछेगा? तो वो स्टोरी ये क्या है कि मेरे बच्चे की स्किन, मेरे बच्चे का हेल्थ बहुत ही अल्ट्रा सेंसिटिव थी, मुझे फ़ौरन से प्रोडक्ट मंगाने पड़ते थे, इस तरीके की उसकी स्टोरी आई। तो वो चीज़ें मुझे इंडिया में मिली ही नहीं। फिर मैंने इंडिया में वो चीज़ें सोर्स करी और वो प्रोडक्ट अपनी इतनी मुश्किल से अपने बच्चे के प्रोडक्ट बनाया। अब मेरे बच्चे की जो स्किन है या जो भी कंसर्न है उससे वो अब वो, नहीं दिक्कत। तो अब लोगों ने जब वो उसकी इमोशनल स्टोरी सुनी, तो हर माँ को अपने बच्चे के बारे में सेंसिटिव ही रखती है, मतलब हर माँ एक्स्ट्रा ही सोचती है अपने बच्चे वाले कि अरे नहीं ये तो पता नहीं क्या हो गया। तो ज़्यादातर माँ ने रिलेट कर लिया, हाँ यार मेरे बच्चों को भी ऐसा कुछ फील होता है। और औरतें इस डिल्यूजन में ज़्यादा रहती हैं, वो दूसरों को रोते देखते ना खुद पहले रोने लग जाती हैं। तो सोचा अरे इसी मतलब कभी ज़िंदगी में एक बार हुआ होगा और उसने एक बार ऑब्जर्व करा, बट लेडी के साथ ये प्रॉफिट मतलब बेनिफिट भी है और मैं बोलूँगा एक बहुत बड़ा
कर्स भी है। लेडीज जिस बात को दिमाग में बिठाते थे ना भूलती नहीं है। अब बहुत सारी लेडीज ने कुछ चीज़ को बड़ी जल्दी डिलीट कर लिया, अरे ऐसा हुआ था, तो उस क्रीम में गलती है जो मैं लेती आ रही हूँ उसके साथ। तो लोग ज़्यादा लेडीज ने उसका कनेक्ट फील करा और उसकी स्टोरी इमोशनल थी तो सर्कुलेट जल्दी हुई। तो मामा अर्थ के प्रोडक्ट की जो केमिकल कॉम्पोजिशंस हैं उसको किसी ने नहीं रीड करा। आज जाके तो मामा अर्थ का उसके बगल में जो दूसरा प्रोडक्ट पड़ा ना दोनों के पीछे कॉम्पोजिशन मैच कर। अब बताओ क्या चला? स्टोरी चली। स्टोरी चली। और स्टोरी किस तरीके से चली? उसने अपनी इंडिविजुअल बात करी। जो वड़ा पाव वाली गल है, मेरे हस्बैंड को जॉब से निकाल दिया, मैंने जॉब छोड़ दी, मुझे अपनी फैमिली चाहिए, रो रो के बातें मार रही थी, मेरे को बड़ा पहुंचना पड़ रहा है और जनता बकवास करने को तो पहुंचने वाले। और वो लेडी स्पोर्ट्स कार लेके घूमती है, चलाती रेडी है और फिर रो रो के ड्रामे अलग, अरे इतनी भीड़ आती है मैं क्या करूँ, अरे क्या बकवास। और लोग उस बकवास में वहाँ जाते हैं। मतलब यहाँ से जनता वहाँ जा रही है गुड़गांव खाने के लिए। तो सोचो फुद्दू कौन है, वो कि वो? आज सर मैंने एक न्यूज़पेपर, इंग्लिश पेपर आया था, वैसे मलयालम आता, आज इंग्लिश आया था, तो मैं पढ़ रही थी तो उसमें देखा कि सिम्फनी कूलर्स का ऐड था। उसमें एक बेटा है, वो अपनी ओल्ड एज मम्मी को ऐसे हग करके खड़ा है और फिर लिखा हुआ है कि नाउ दिस समर इज द हाई टाइम टू ब्रिंग योर मदर द बेस्ट कूलर। अगर एसी भी होगा तो वो लड़का लेके आएगा मम्मी कूलर लेने की सोचेगा कि भाई सिम्फनी ने मम्मियों के लिए। अब मैं बस ये बात करूँ कि इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन और लोग कैसे आपको याद रखें। आज हम इस टॉपिक के बारे में इसलिए बात करें क्योंकि उन्होंने सिंपल तरीके से कूलर नहीं बेचा, उन्होंने अपना कंटेंट का तरीका ध्यान रखा। तो वो एवरीथिंग इज फिर मार्केटिंग ही आता है कि हर चीज़ वो मार्केटिंग है। अब जब आप ये देखते हो कि किसी ने कुछ डाला और चाय पीने के बिल गेट्स भी उसके पास पुणे में पहुंचा, नागपुर या पुणे में, तो क्या देखते हो, मतलब क्या है उसमें? हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, वो उसका प्लान स्टार्टिंग था ना, तो फेमस किया तो उसको प्लान का स्टाइल था उसका। चाय डालता था, इतनी दूर से चाय डाल रहा है और दे रहा है, हाथ में डाल के स्टाइल बना के। एक तो बाल उसकी ऐसे टेढ़े मेढ़े से इतने लंबे बाल कर रखा है और हीरो बन के रहता था बिल्कुल, है चाय की बिल्कुल ठेली, बिल्कुल प्रॉपर तरीके की। और फिर साथ में उसने सुट्टा भी किया किसी ने, तो सुट्टा भी लगा के दे रहा, साथ में लेके उनसे वैसे लेके इलायची दे रहा दो हाथ में, मतलब स्टाइल करके बिल्कुल प्रॉपर। रजनीकांत बना हुआ है। हाँ, रजनी प्रॉपर रजनीकांत दिखा बिल्कुल ऐसे। वो एक्चुअली क्या है, इस तरीके की हरकतें जो बाकी चाय वाले हैं तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं वो जयदा मोटिवेशन निकालते हैं, यार हमें कुछ तबाही करनी पड़ेगी। अगर आपने देखा होगा इंडिया गेट के पास एक चुस्की वाला है, रात को आता है, पता नहीं क्या नाम है उसका चुस्की का, वो और वो बंदा ठीक ठाक है, मतलब और वो जो जिस तरह बोलता है ना, वो चुस्की ले लो चुस्की ले लो चुस्की ले लो, उसके लोग आते हैं उसके पास। अभी गर्मियों में शुरू होगा, वो इंडिया गेट के पास पहले या दूसरे मोड़ के वहाँ पे खड़ा होता है। उसने तो अपना वो चाय वाला वो ले लिया ना, चाय का प्लेन ले लिया अपना, चाय का प्लेन ले रखा उसने अपना, डोली चाय वाला, डोली चाय ना, उसको देखना, चाय का प्लेन ले रखा है उसको। मतलब इतना ज्यादा अंधा। आप इसमें बेवकूफ हो, इसमें बेवकूफ और सही गलत कुछ नहीं है एक्चुअली, जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक है, मार्केटिंग ट्रिक है। अब मुद्दा ये कि वो जो पर्सन है, जो जैसे वो चाय वाला है या जिसके पास एकदम से पैसा आ जाता है, तो समहाउ आपके पास किस्मत ने आपको पैसा तो दे दिया, बट क्या वो पैसे से पैसा बना पाएगा या पैसे से ऐसा कुछ बना पाएगा जो मीनिंगफुल होगा? आज में भी एक ट्रेंडिंग पे वो चल गया और ये मे भी उसको 1-2 साल की माइलेज मिल गई, बट 1.5-2 साल में कौन पूछेगा? और जो पैसा आया है तुम्हारे पास लूटने वाले बहुत आगे होंगे, तुम्हारे पास 4 तरीके के मैनेजर आगे होंगे, अरे मैं मैनेज करता हूँ आपका, ये बहुत बड़ी बात है। सब आते हैं बहुत सारे लोग आते हैं तुम्हारे आसपास, और तो फिर तुम्हें वही बातें समझ आएंगी, बाकी किसी की बातें समझ आएंगी, तुम्हें तो अपने घर वाले भी तुम्हें झूठे नजर आएंगे कि ये भी सारे खाने ही आए हैं मेरे पास, सारे खाने आए हैं मेरे पास। चलो मुद्दा ये था कि मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग से मतलब था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूटिलाइजेशन लोग किस किस तरीके से कर रहे हैं और लोग सोशल मीडिया पे किस किस तरीके से मार्केटिंग का जो सेंस हम डिस्कस कर रहे थे। मार्केटिंग अपने आप में ऐसा नहीं कि सिर्फ डिजिटल ही मार्केटिंग है, मार्केटिंग के कुछ भी मेथड होते हैं कि लोग मेरे बारे में कैसे जानते हैं, अगर मैं उसको कंट्रोल कर पाता हूँ कि लोग ऐसे ही जाने जैसे मैं चाहता हूँ,
तो वो मार्केटिंग है। जैसे मामाअर्थ का मैं तुम्हें एग्जैक्ट स्टोरी बताई, उसने वो स्टोरी इमोशनली बनाई। अब उसने बनाई होगी एक क्रीम, लेकिन आज जाओ हाँ, सब कुछ है। हाँ, कौन सी क्रीम नहीं देखी बेबी होगी? प्रोडक्ट से शुरू हुए थे वो, फिर उसके बाद में मम्मीज पे आ गए। वो तो एक हुक था ना कि आप पहले दुकान तक तो फिर बाकी दिखाता हूँ मैं आपको। बट सर क्या ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है या ये इमीडिएट रिजल्ट भी? इमीडिएट या डिपेंड चीज़ें, करता है? टाइम टेकिंग उस स्किल को सही तरीके से प्रेजेंट करने में। जैसे जो चाय वाला जो जैली वो मूव कर रहा है, या वो जो रजनीकांत वाले मूव कर रहा है, वो कब से प्रैक्टिस कर रहा होगा। और उस प्रैक्टिस के बाद वो कॉन्फिडेंस भी चाहिए कि पब्लिक के सामने लोग आप पे हंस रहे हैं, तो भी आप करो फुल कॉन्फिडेंस के साथ। वो तो चलो ब्रिगेड्स वाला सीन तो अभी हुआ, बट वो पिछले 10-15 साल से कर ही जाओगे ना। अरे सुबह और शाम को तो ऐसा होता था कि पूरा उसके रेडी के आगे भैया सैकड़ों लोग खड़े हुए हैं। हाँ, इस नहीं, तरीके से मतलब होता वो था। तो चलो एक यूट्यूब की बदौलत भी हो गया ना कि बाद में हुआ ना, देखो पहले तो उसे शुरू से ऐसे था ना कि किसी ने कैच कर लिया, कुछ हो गया उसका, बस हाँ, तो करते एक्चुअली लोग मजेदार चीज जानते हैं ना, एंटरटेनिंग चीज जानते हैं। वो एंटरटेनमेंट से पॉपुलर हुआ, बट एंटरटेनमेंट में मैं जैसे वो बात करूँ, जिस तरीके से वो हाथ वो गिरा रहा है, जो भी चीजें कर रहा है, वो उसका तरीका ऑफ मार्केटिंग है, जो उसकी समझ में उसको समझ में आया कि यार चाय तो सारे लगा रहे हैं, बट मेरे से चाय पीने कोई क्यों आएगा। तो उसने अपना सेंस ऑफ मार्केटिंग डेवलप करा, और उसकी सेंस ऑफ मार्केटिंग आज उसको आते गई, जो शायद बाकी ठेले वाले पूरे मुंबई के ठेले वाले मिलकर नहीं कर सकते। तो वो उसकी सेंस ऑफ मार्केटिंग, वो चाहता था कि लोग उसको ऐसे देखें, इसलिए वो ऐसी हरकतें करता था। बहुत सारे लोग हंसते भी होंगे, बहुत सारे लोग होते हैं क्या ये गाली वाली बक्के निकल जाते हैं, हाँ, लेकिन उन्होंने उससे उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, मतलब उसने ध्यान नहीं दिया, वो अपनी हरकतें करता रहा जो कर रहा था। अब वो जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि उसको वो माइलेज मिल गई। चलो वापस इस पे आते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स क्या क्या है। बेनिफिट्स पहला बेनिफिट क्या है? अपना एक पूरा एक इन्वायरमेंट बना के उनको हम चीज़ों को मतलब बेसिकली ऑडियंस बना के उनको दिखा सके चीज़ें सोशल मीडिया के अंदर कि हम ये चीज़ों पे शोकेस कर सकते हैं स्पेसिफिक ऑडियंस टारगेटिंग। कम्युनिटी को कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? जो लोग मेरे से जुड़ गए, मेरे मतलब जैसे ग्रुप होता है, आपके जो फॉलोअर्स बन गए, हाँ followers, वो मेरी कम्युनिटी। आपके जो सब्सक्राइबर्स बन गए, वो सारी आपकी कम्युनिटी है। इसे लोग बोलते हैं कि अरे हमें फॉलोअर्स बढ़ाने, हमें फॉलोअर्स बढ़ाने, लेकिन फॉलोअर का भी रेलेवेंस आज के डेट में कम हो गया, क्योंकि कोई अच्छा कंटेंट चलता है तो एल्गोरिथम तो उसको खुद ही पुश करता है। तो आप ये देखो, जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने जिनको फॉलो किया हुआ है, उनका कंटेंट आपको दिखता है? हाँ, उनका तो कितना परसेंटेज कितना परसेंट दिखता है? मतलब कम ही दिखता है, उससे रिलेटेड कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने 20 पेजेस को फॉलो करा हुआ है ना, उन 20 में से कितने लोगों का कंटेंट आप जब भी अपने सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हो आपको दिखता है? अच्छा नहीं 20-30% उसके बीच में मतलब 20 में से हार्डली 3-4 लोगों का दिखता है। हाँ, बाकी रिकमेंडेशन आ रही है, सजेशंस आ रही हैं, ऐड आ रही है, ये सब है। तो अब ये लगा के चलो कि जो नॉर्मल सोशल मीडिया पे अपने फॉलोअर्स बढ़ा के चल रहे हैं, उनको उनके यूजर्स को, जो उनके बायर्स हैं, उनको कितने परसेंट कंटेंट दिखेगा? 30-40%। सिर्फ 5%। तो सिर्फ 5% है। इसीलिए फॉलोअर्स वाला गेम जरूरी नहीं है रेलेवेंट है। एक टाइम था कि फॉलोअर का, लेकिन ये कि 5% भी अगर आपको ऑर्गेनिकली मिल जाए तो उसका बेनिफिट, लेकिन तुमने पैसे खर्च के वो कमाए तो कौन नहीं है, तो वो यूजर्स है। पीछे का चल रहा था कि वो लोग पेड भी फॉलोअर्स बढ़ा लेते थे कि नहीं, वो अभी भी चलता कितने है। बढ़ा तो अभी भी चलता है। अभी चलता है। अभी भी चलता है, लोग करते हैं, लेकिन वो वही लोग कर रहे हैं ना जो डेस्परेट है, मतलब उनको मीनिंग नहीं पता कि फॉलोअर बढ़ा के मुझे मिलेगा क्या, ईगो सेटिस्फैक्शन या रिजल्ट्स। ज़्यादातर लोगों को ईगो सेटिस्फैक्शन मिलती है। उसके लिए मेरे इतने
तो जब तुम्हारा कंटेंट पोस्ट होता है लोग उसको देखना ही नहीं चाहते, कि देख ही लेते हैं तो जस्ट आई मीन। अब फिर बात आती है कि आपके कंटेंट में दम होना चाहिए कि लोग आपकी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। वैसा कंटेंट बनाने वाले लोग कितने हैं? बैरली 5 से 6% होंगे। ये क्या है। और इसलिए मैं कहता हूँ जो कंटेंट क्रिएटर वाली ज़िंदगी है वो ज़्यादा आसान नहीं है, वो तो वैसे ही ख़त्म होने वाली मरने वाली ज़िंदगी आ रही है। हर कोई कंटेंट क्रिएटर बन जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल मीनिंगफुल कंटेंट होगा जिसके लिए लोग वेट करेंगे या जिसको लोग देखना चाहेंगे, कि अगर मुझे इसका कंटेंट नहीं दिख रहा है तो मैं बाकी सबको अनफॉलो कर सकता हूँ, अगर मुझे इसका कंटेंट नहीं दिख रहा तो मैं मेरे सोशल मीडिया का कोई पर्पस नहीं है, या मुझे इसका कंटेंट देखना तो मैं डायरेक्टली इसकी वेबसाइट पे जाकर देखूंगा लेटेस्ट कब क्या आया है। जब तक वो सेंस ऑफ अर्जेंसी या सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी नहीं है आपके कंटेंट को लेके, आपका सारा कंटेंट मीनिंगलेस है, तो आपके लिए ये चीज़ ज़्यादा मीनिंगफुल होगी जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको सिर्फ कम्युनिटी बिल्ड करते हो इन द फॉर्म ऑफ फॉलोअर्स, लाइक, सब्सक्राइबर। आप एक कम्युनिटी बिल्ड करते हो। हाँ जस भी ठीक है, वो भी ले जाओ कोई हार्ड ड्राइव। तो जब आप अपनी ओन कम्युनिटी बनाते हो, क्योंकि हर बंदा आपकी वेबसाइट को तो ढूंढ नहीं सकता, लेकिन सोशल मीडिया में आपको फॉलो करके वो आपकी कम्युनिटी का पार्ट बन सकता है ना। तो आप सोशल मीडिया पे अपनी कम्युनिटी बना सकते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। फिर आता है कि नेक्स्ट पॉइंट आता है आपकी लॉयल्टी और एडवोकेसी। लॉयल्टी और एडवोकेसी का मतलब हो गया कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो इससे फर्क नहीं पड़ता आपके पास 1 लाख सब्सक्राइबर है 10 लाख है। इससे फर्क पड़ता है कि अगर आपने बोला कि ये परचेज कर लो और वो बिना इफ एंड बट के परचेज कर लो। अगर आपके पास 1000 सब्सक्राइबर ही हैं और 100 ऐसा करते हैं तो आपके 1 लाख से कई गुना बेटर है। आपको एक्चुअली फैंस बनाने हैं, फॉलोअर्स नहीं बनाने। और फैंस बनते हैं जब आप एक्चुअली कोई वैल्यू देते हो। एंटरटेनमेंट से फैन नहीं बनते। एंटरटेनमेंट में तो आज की डेट में जो जितने बॉलीवुड की जितनी मूवी है वो भी चल रही, बड़े बड़े एक्टर फेल हो रहे हैं, एंटरटेनमेंट तो वो भी दे रहे हैं, तुमसे ज़्यादा बेटर एंटरटेनमेंट देते हैं। तो लोगों को एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, अब लोगों को मीनिंग चाहिए। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोगों को लाइफ में मीनिंगफुल चीज़ें चाहिए होती हैं। और आज के मैं मान के चलता हूँ मैक्सिमम लोगों की इनकम बढ़ चुकी है। कंपेरेटिवली जब मैं यंग छोटा था मैं देखता था कि तब लोगों की हालत तो डिफरेंट होती थी। आज 2000 से पहले देखो लोगों के घर में एक ही चप्पल होती थी, एक ही जूते होते थे, वही पार्टी में वही हर जगह। आज में 5-5, 10-10 जूते हो गए, चाहे वो गाँव में क्यों नहीं। पहले मैं देखता लोग फटे कपड़े पहन के आप वो लगा लेते थे पैचेस, और तभी लोग जीते होते थे, फटे जूतों के साथ भी चल लेते थे। आज चीज में गाँव में जाओ वहाँ ना मिले तो लोगों के पास एक एवरेज पैसा आ गया है। एवरेज पैसे आने के बाद क्या होता है, लोग मीनिंगफुल चीज़ ढूंढते हैं। और मीनिंगफुल तब आता है जब आपका कंटेंट उनके लिए मीनिंगफुल होता है, जो आपके लिसनर्स हैं, जो आपके बायर्स हैं, जो आपके कम्युनिटी का पार्ट है। सर एक मेरा यहाँ डाउट है, जब मेरे पास पैसा कम था, 10 रुपए था, तब मैं मुश्किल से पैसे निकालूंगी, या जब मेरे पास 100 रुपए हैं तब मैं मुश्किल से पैसे निकालूंगी? इसमें मुश्किल और वाली बात ही नहीं है। इसमें मुश्किल है, मतलब इसमें मेन समझने की बात है, आप पैसा हमेशा तब निकालते हो जब वो चीज़ आपको मीनिंगफुल लगती है। हाँ। आज की डेट में जैसे इंडिया में 70% या 80% लोगों ने आईफोन उस पर ले रखा है किस्तों पे। EMI और एक जगह तो पता नहीं एक स्टोरी भी चली थी कि एक बंदे ने किडनी बेच के दे दिया। वो भी गर्लफ्रेंड हो गया, जो भी है, मतलब उसका रीजन रहा होगा। गर्लफ्रेंड की कितनी मेरी? हाँ नहीं अपने कितने भेजे गर्लफ्रेंड को दिला। तो जब लोग ऐसा कर रहे हैं, मतलब किस्तों पे का मतलब क्या है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता है, फिर भी मुझे करंट मेरी स्टेज नहीं है, और मैं आने वाले कुछ टाइम के लिए एक्स्ट्रा गुलामी कर लूंगा। बट वो शोकेस करना है। बट मुझे अपना वो लाइफ के स्टैंडर्ड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जो स्टैंडर्ड मैंने अपने दिमाग में बना लिया, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल होता तो तू शायद कैश में देता, लेकिन तेरा एक्चुअल नहीं है वो,
बट तूने अपने दिमाग में अपना मेंटल स्टेटस कुछ अलग बना रखा और तू उस चीज़ को दिखाने के लिए, क्योंकि दूसरों को दिखाना है, खुद तो हमने देखना है। खुद तो यार फ़ोन का पर्पस तो सेम ही है ना। हाँ जी। मतलब फ़ोन पे एक्चुअली हमने फ़ोन इसलिए कि कम्युनिकेशन हमारा ईजी हो जाए, राइट। मेन पर्पस ये है। लेकिन आज फ़ोन के साथ क्या क्या यूटिलिटीज़ बढ़ गई हैं। आपकी ऑनलाइन क्लासेस बढ़ गई हैं, आपका नॉलेज गेन का सेशन बढ़ गया है, आपकी कैमरा क्वालिटी बढ़ गई है। अब हम यही सेशन कर रहे हैं, फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो बढ़ गई हैं यूटिलिटी, लेकिन जो कोर पर्पस है वो क्या चीज़ है, मैं किस इंटेंट के साथ फ़ोन ले रहा हूँ। अगर मेरा इंटेंट लोगों को इम्प्रेस करना है तो शायद मैं मीनिंग लॉस कर दूँ, अपनी लाइफ का भी, शायद दूसरी लाइफ का, जो भी पर्पस है उसका। लेकिन अगर मैं अपने रीजंस के कारण या अपने किसी रीजन, कोई ऐसा रीजन है जो दूसरों के लिए नहीं है, जो मेरे लिए है, तो शायद मैं उसका बेटर आउटपुट निकाल पाऊँ जो भी चीज़ मैं ले रहा हूँ। तो बात 10 रुपये 100 रुपये कभी है ही नहीं। बात है कि मुझे किसी चीज़ में कन्विंसिंग है, या जिसे मुझे लगता है कि शायद इस प्रोडक्ट को लेने से मेरा सोशल स्टेटस बढ़ जाएगा, या मेरे समाज में इज्जत बढ़ जाएगी, या देखो सबसे पहली स्टेज आती है बेसिक नीड्स की, कि अब मैं भूखा हूँ तो मुझे सबसे पहले खाना चाहिए, मुझे फ़ोन नहीं चाहिए। जब पेट भर जाता है फिर आता है दूसरा गेम, रिलेशनशिप का, स्टेटस का, इसका उसका। जो स्टेटस की गेम से ऊपर निकल जाते हैं, फिर तीसरा गेम किस चीज़ का आता है, स्पिरिचुअलिटी का, Peace of mind. इंडिविजुअलनेस का, कि मैं इंडिविजुअल हूँ, मुझे बाकी से इतना लेन देना नहीं, मुझे अपने आप पे फोकस करना है। तो स्पिरिचुअल बातें करेगा, और उसके बाद फिर आइसोलेशन वाली बातें करेगा। तो क्योंकि जब आपका इंटेलेक्चुअल लेवल वो पहुंच गया तो आपको बाकी लोगों की बातें ही समझ में नहीं आएगी। अकेला ही जाता रहना चाहिए। तो ज़्यादातर तुम देखा एक टाइप के बाद बंदे अकेले रहना प्रेफर करते हैं। तो वाइफ उनको पकड़ के पब्लिक प्लेस में रहती है, लेकिन बंदे अकेले ही पहुंचे होते हैं, क्योंकि उनको पता किसी को समझ तो आनी नहीं मेरी बात, या मुझे लोगों की बात नहीं समझ में आ रही, इन शॉर्ट। और जो ज़्यादा स्पिरिचुअल में रहते हैं ज़्यादातर अकेले लाइफ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, या चुपचाप बैठे के सुन रहे होते हैं बस। तो उसका रीज़न यही है। वो अलग लाइफ के अलग अलग स्टेजेस हैं जो अलग अलग टाइम पे आती हैं। डिपेंड ये भी करेगा फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, और बहुत हद तक फाइनेंशियल कंडीशन का रोल भी नहीं है इसमें। बहुत सारे लोग जिनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है वो भी मेंटली पागल हो चुके हैं, वो भी स्टेटस की गेम से निकल ही नहीं पा रहे। मतलब 100 200 200 300 करोड़ रुपए भी कमा रखे हैं तो भी उनका स्टेटस नीचे नहीं आ रहा। उनको तब भी लगता है पता नहीं लाइफ में क्या कमी है। 25 गाड़ियाँ ले रखी हैं लोगों ने। एक कस्टमर से जिससे मैं मिलके आया था उसने 25 गाड़ियाँ ले रखी हैं, और ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो उसके पास ना। रॉयल्स रॉयल्स उसने 3 ले रखी हैं। चाइना से एक स्पेसिफिक गाड़ी मंगाई जिसे ऑफिस के अंदर बैठ के गाड़ी से ऐसे लगाया उसने, और जहाँ वो आता है वहाँ पे गाड़ी पार्किंग पे आ गई अपने। तो ये सब क्या है? तो पैसे का मुझे लगता है पैसा इशू नहीं है। लोग सिर्फ लाइफ को मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, और मीनिंगफुल लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस हैं हमारी, उसके अकॉर्डिंग सबकी लाइफ की मीनिंग बदलते हैं। जो बेसिक रिक्वायरमेंट भी होता है वो खाने से अपना मीनिंग देखता है कि मुझे खाने को मिल जाए। जिसको खाना पेट भर के मिल जाता है फिर उसकी लाइफ की डिफरेंट मीनिंग, वो फिर रिलेशनशिप में आता है। आसपास के समाज में मेरी क्या इज्जत है, लोग मुझे कैसे ट्रीट करें, रिश्तेदारी में कैसे होगा। जो गर्लफ्रेंड के दीवाने हैं वो फिर गर्लफ्रेंड के बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं, अपने बारे में कम सोच रहे होते हैं। निकाल के दे देना कि न्यूज़ में और गर्लफ्रेंड फोन लेके चलेगी क्या करेगा। मतलब नेक्स्ट लेवल के लोग जाते हैं, वो डिपेंड करेगा उसके माइंड में उसका क्या स्टेटस चल रहा है, या उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके क्या चल रहा है। जिनके फिर और अच्छा पैसा आता है वो फिर इंडिविजुअल चीज़ों पे ध्यान देते हैं, सेल्फ लर्निंग पे ध्यान दे रहे हैं। सेल्फ लर्निंग के बाद फिर आपका वो स्पिरिचुअल वाला सेगमेंट आता है, स्पिरिचुअल के बाद फिर आइसोलेशन वाला सेगमेंट आता है। तो सब कुछ छोड़ दो, बैठ जाओ अपना, अलग ही लेवल है वो। जब हमारी लाइफ में वैसे लेवल आते हैं तब हम उन चीज़ों को समझ पाते हैं कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। चलो वापस आते हैं इस पॉइंट पे। लॉयल्टी और एडवोकेसी वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आता है रीच आउट टू द पोटेंशियल ऑडियंस बाय देयर इंटरेस्ट। ये पॉइंट क्लियर हुआ या सिमिलर वो तो सेकंड हाँ, पॉइंट है मतलब कुछ इंटेंट और इंटरेस्ट तो सिमिलर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कंटेंट है जो आज के में 30 वाला पॉइंट वैसे अलग है। जैसे मैंने आपको लाइफ की 3 स्टेज बताई मोटी मोटी। एक नीड वाली स्टेज है, एक डिजायरेबल मैं बोलूँगा रिलेशनशिप वाली जो है जिसमें रिस्पेक्ट चाहिए समाज में,
इज्जत चाहिए या किसी पर्टिकुलर पर्सन की अटेंशन चाहिए या डिवाइसेस के या गैजेट्स के थ्रू अपने आप को आप दिखाना चाहते हो कि लोग मेरी रिस्पेक्ट क्यों करें, एक स्टेज ये है, फिर एक स्टेज और लेवल की। तो ऐसे ही आपके वो इंटरेस्ट कैटेगरी बदलती रहेगी। जो मे बी आज मेरा फॉलोअर है, जरूरी नहीं है वो मेरा आज से 1 महीने बाद या 1 साल के बाद मेरा फॉलोअर होगा। उसको इंटरेस्टिंग अगर उसका इंटरेस्ट या उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं जहाँ उसने नेक्स्ट लेवल की चीज़ देख ली या वो एक्सपीरियंस कर रही है जो मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे को फॉलो करना पड़ेगा। जो इंटरेस्ट आपके बचपन में वो आज थोड़ा है, जो आज से 10 साल पहले आप जिसको फॉलो करते थे आज थोड़ा फॉलो कर रहे हो। किसी और को क्योंकि हमारे इंटरेस्ट, हमारे प्रेफरेंसेस, हमारे टेस्ट बदलते रहते हैं। हम इंसान ना हमारे बदलते रहते हैं, स्टेबल नहीं रहते। स्टेबल फिर उसके पहुंच गए जो एकदम ठीक है। स्पिरिचुअल से भी ऊपर चला गया, उसके स्टेबल रहते हैं क्योंकि उसको बाकी से कोई मतलब ही नहीं। लेकिन जो नॉर्मल समाज में रह रहे हैं उनके हमेशा इंटरेस्ट बदल रहे हैं, उनकी ऑडियंस भी हमेशा बदल रही है। फॉलोअर्स वाली गेम भी ऐसी है कि फॉलोअर्स आपके हमेशा घटते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, तो बढ़ते रहेंगे, घटते रहेंगे। और जिस दिन आपका बढ़ने का रेशियो ज़्यादा है, घटने का कम है, तो फिर वो बैलेंस बना रहता है। बट उसके लिए फिर आपको एंगेजिंग कंटेंट कंटिन्यूसली बनाते रहना पड़ता है, जो आपकी ऑडियंस की करंट ज़रूरतों को हमेशा पूरा कर रहा हो और डिफरेंट एज ग्रुप की डिफरेंट ज़रूरतों को पूरा कर रहा हो, ताकि सभी को लगे इसमें मेरे लिए भी कुछ आया हुआ है, अच्छा इसमें मेरे लिए भी कुछ आया हुआ है। पॉडकास्ट के केस में क्या होता है नॉर्मली, पॉडकास्ट के केस में यही तो है कि कभी उसने किसी को बुला लिया, कभी किसी डॉक्टर को बुला लिया, कभी किसी एक्टर को बुला लिया ताकि एंटरटेनमेंट भी मिल जाए, डॉक्टर का भी मिल जाए, कोई पॉलिटिशियन को बुला लिया, नेता का भी एक पर्सपेक्टिव मिल जाए, ताकि हर तरीके का ऑडियंस को लगे यार इसमें कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है। बस यही है। लेकिन आपको कंटिन्यूसली अपने कंटेंट पे फोकस करते रहना पड़ता है ताकि मैं नए पोटेंशियल बाहर तक भी पहुंच सकूं। एग्जिस्टिंग वाले तो मुझे कभी भी छोड़ सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग आदमी साथ लॉयल है या मेरी कम्युनिटी का पार्ट है, वो भी लाइफ में कभी ना कभी मूव ऑन कर सकते हैं। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि वो आगे बढ़ेंगे या छोड़ देंगे, या उनको नया एक टाइम के बाद जो बातें सारी एक जैसी लगेगी तो छोड़ के आगे बढ़ेंगे। बट मुझे तो नए कस्टमर पोटेंशियल बायर्स पे काम करना है ना, और कौन लोग हो सकते हैं जो मेरा प्रोडक्ट बाय करेंगे। बिजनेस के सेगमेंट में अगर हम बात करते हैं तो आप ये नोटिस करोगे कि जो लोग, जैसे आपने भी जिस ब्रांड की शर्ट पहनी है या टी शर्ट पहनी है, क्या आज भी आप उसी की पहनते हैं जिससे 10 साल पहले पहनते थे? बट उस ब्रांड को तो एफर्ट करना पड़ेगा ना, नए तक कैसे पहुंचे? आपको उस ब्रांड से कोई खुंदक नहीं है, बट प्रेफरेंसेस बदल गए। तो आप कहने के अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो, तो इसका सिंपल मतलब यही होता है कि आपको हमेशा नए यूजर्स पे अपना इंप्रेशन बना के रखना है। जब बाइंग का टाइम आएगा तो आप उनको बाइंग का कंटेंट दिखाओगे, बट ट्रस्ट विनिंग वाला सेगमेंट तो आपको हमेशा करना पड़ेगा ना। तुम लोग क्या एक दूसरे को देख के पहले उठाते हो? आपने प्रेफरेंसेस वर्ड्स बोला ना, वो स्ट्राइक किया। Communities can change their interest. हमारे सोशल मीडिया तो कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है दुनिया में? मोर देन 60। 60 तो वो है जो आप सबने जिसके आइकन कभी ना कभी देखे हैं। इसमें से कितने आप लोगों ने देखे हैं? इसमें भी हैं जो नहीं देखे हैं। ट्विच नहीं पता, डिस्कॉर्ड तो शायद मेरा बेटा यूज करता है। डिस्कॉर्ड नहीं पता, ट्विच नहीं पता, कौन है? वाइबर आया था, फिर हाँ, Viber। अभी यहाँ पर मैंने हाँ मतलब इसमें तो ये दो platform हैं से जो platform नहीं आ रहा पता। है। रिव्यू नहीं पता। चलो आप इस इंडस्ट्री में आगे तो अभी आपको पता चलने शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो सारे पता है। अच्छा आपको सारे पता है? थ्रेड्स तो इंस्टा का ही है। थ्रेड्स इंस्टा का है, वीचैट चाइना का है। हाँ, चाइना में सारी गेमें वीचैट भी होती है, हाँ वीचैट। और एक टाइम पे इंडिया वालों ने भी वीचैट डाउनलोड किया। हाँ वीचैट मैंने भी किया था, वो इसमें आईफोन में ना था। नहीं किसी को अच्छा, किसी को- मतलब ये तो बहुत पहले की बात मैं बताता हूँ। चाइना वाला जो वीचैट हमने इंडिया में यूज़ किया था, टम्बलर यूएस में यूज़ होता है, स्काइप तो बहुत टाइम पहले ही चलता था, अब आज डेट में मर गया। चलता है बट अभी भी चलता है लेकिन यूरोपियन कंट्री वाले यूज़ करते हैं, इसका कभी बट वो यूरोपियन कंट्री में जो बुजुर्ग वाली पार्टी है, जिनको आज से 10 साल पहले जो होंगे वो लोग यूज़ करते हैं, बाकी लोग नहीं यूज़ करते। और फॉरेन वाले लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो मल्टीपल जगह अकाउंट बनाना चाहते हैं।
कहते हैं एक जगह बन गया है, हम इसी को ही करेंगे क्योंकि मैंने इसके फीचर बड़ी मुश्किल से सीखे हैं। नहीं, मैं जब उसमें था, स्टाफिंग में था, तो क्लाइंट्स थे मैक्सिमम लोग के पास ईमेल हॉटमेल था, फ्रेंड लोग, तो अभी उनको हॉटमेल, क्योंकि आज से 1980 में हाँ। जब इंटरनेट चला था, हाँ। 1992 के आसपास इंडिया वाले ने हॉटमेल बनाया, हाँ, तो जब वो ईमेल बना था तो वो ये फोन का काम हो गया है, इसको बंद कर दो। वो ये अपने आप घूम गया कैसे? ये वो खत्म हो गया ना, उसका नीचे की चार्जिंग खत्म हो गई। अच्छा क्या करूँ?